अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? जी सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी यार, एक तो ना आज क्लास होगी शार्ट सी, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैंने जाना है। तो छोटा सा जो है ना मैं लेक्चर दूंगा, इंट्रोडक्शन जितना हो सका। तो उसके लिए पेश की माजरत। मतलब मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना कोशिश की है कि मैं कम से कम दिन ना ज़ाया होने दूँ। इसलिए मैंने जो है ना ये क्लास फिर भी अरेंज की है। तो कल इंशाल्लाह हम ज़्यादा पढ़ लेंगे इसके इन रिटर्न जो है। तो मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करते जी। आप काम जाना है तो कोई नहीं, चले जाए खैर। नहीं नहीं यार, अब तो फिर क्योंकि मैं पहले आप लोगों को बताता ना। चले जी, अब मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करते, हम शुरू करते हैं। अच्छा जी, देखें, हमने जो है ना कल तक थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लिया था कि डाटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। और हमने कोशिश की थी कि जितनी भी हो सकती हैं चीज़ें हम उस लेक्चर में कवर करें। तो और हमने मेजॉरिटी कर भी ली थी। आज हम बाकायदा जो है ना डाटा स्ट्रक्चर्स का शुरुआत करते हैं। तो अब पहले इसका देख लेते हैं क्या है जी। लेकिन जी पहले हम इसमें देखेंगे ये डाटा स्ट्रक्चर है क्या। मतलब आप लोगों से पूछा जाता है कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है, आप उसकी भी सेम डेफिनेशन बताते हो। डेटाबेस क्या है, उसकी भी सेम डेफिनेशन बताते हो। आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि डेटाबेस में और डाटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। इसकी कुछ टाइप्स हैं, जो दो मेन टाइप्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जो बाकी आप लोग पढ़ते हो वो भी इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे। और जो आज के लेक्चर में मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस चीज को, इस टर्म को समझें, क्योंकि ये आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, कोई किसी भी डाटा टाइप को, अव्वल तो पहले हम देखेंगे कि डाटा टाइप क्या होती है, और डाटा टाइप के बाद हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या होती है, और एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप हम कैसे बना सकते हैं, और डाटा स्ट्रक्चर जब भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें हम हमारी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप कैसे मदद करेगी। तो इंशाल्लाह ये चीजें हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखें जी, बताएं जी डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हो, डाटा स्ट्रक्चर है जी, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है जी, डाटा स्ट्रक्चर। आपको अंदाजा नहीं है, बड़े अरेंजमेंट ऑफ डेटा सर, किसी भी अरेंजमेंट ऑफ डेटा को डेटा क्या है? ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करवाना सर, और उसको ठीक है, तो रिट्राइव करना। डेटाबेस क्या होता है? सर डेटाबेस एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है ना। डेटाबेस डाटा स्ट्रक्चर सर क्या होता है? बेसिकली ना, सर बेसिकली डाटा बेस को ना एक सर मैनर्ड वे में स्टोर करवाना, कि जब हम उसको अच्छा स्टोर कर सके और रिट्रीव कर सके वो एफिशिएंटली हो सके। अच्छा, डाटा स्ट्रक्चर एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम डाटा को ठीक है। एफिशिएंटली स्टोर भी करा सकते हैं, रिट्रीव भी करा सकते हैं, जिसके थ्रू अच्छा, डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सर द डाटा लॉजिकल स्ट्रक्चर जो डेटा सेट। कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड। अब सर डाटा स्ट्रक्चर जो है हम वो रैम के हवाले से पढ़ेंगे, ठीक है, और डाटाबेस जो है वो हार्ड के हवाले से पढ़ेंगे, परमानेंट हार्ड के स्टोरेज। वाले थे, ये बात मैंने बीच चीज पढ़ते हुए बताई थी कि आपने हमेशा याद रखना है, काम दोनों का सेम सेम होता है। लेकिन जो हार्ड डिस्क के अंदर डाटा को मैनेज करना है, मैनिपुलेट करना है, वहां से रिट्रीव करना है, एफिशिएंटली स्टोर करना है, वो सारा काम जो भी आप, दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम बताते हो और वो है भी ठीक। लेकिन इनकी कह लो कि स्कोप अलग अलग है। हार्ड डिस्क में जितनी भी मैनिपुलेशन डाटा की हो रही है एफिशिएंटली वे में उसको यूज करने की, वो सारे के सारे करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और उसमें जो डाटा, जो चीज उसको कंट्रोल कर रही होती है, जो कंटेनर आप जो भी बोल रहे हो सारा ठीक बोल रहे हो, वो उसको एज अ होल डेटाबेस कहते हैं। लेकिन जब कोई डाटा हार्ड डिस्क उठ के रैम में आ जाता है, और रैम में आने के बाद जब हमने उसको मैनिपुलेट करना है ताकि हम उसको एफिशिएंटली यूज कर सकें, वो काम है डाटा स्ट्रक्चर का। उसको कहती है अरेंजमेंट ऑफ डाटा सो दैट इट कैन बी यूज एफिशिएंटली। इसी को हम डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जो है ना इससे क्लियर हो जाएगा। देखो, आपको पता है कि कोई भी प्रोग्राम है, आपके कोई भी सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर में है, मोबाइल में है, जब भी आप उसको इंस्टॉल करते हो बाय डिफॉल्ट वो हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाता है। लेट्स से कि मैंने एक एमएस वर्ड इंस्टॉल किया, वो हार्ड डिस्क में यहाँ पे आके सेव हो गया, मैं इसको एमएस वर्ड लिख। अच्छा, ये तो हो गया प्रोग्राम, यहाँ पे मैंने लिख दिया, पी को इससे जाहिर कर रहा हूँ कि प्रोग्राम है ये। अच्छा, इसी तरह कोई डाटा भी होता है। लेट्स से कि मैंने एक डॉक्स फाइल बनाई हुई है, उसमें मैंने जो है ना अपना कोई डाटा वगैरह सीवी बना के रखी हुई है, वो डॉक्स फाइल है। तो लेट्स से कि ये डॉक्स फाइल है, डीओएससीएक्स से मैंने लिख रहा हूँ इसको, तो ये डाटा है।
तो देखिए हार्ड डिस्क में सिर्फ प्रोग्राम नहीं होते, दोनों चीजें कंबाइन पड़ी होती हैं। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं यानी कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और कुछ उनसे रिलेटेड डेटा होता है। प्रोग्राम की अभी मैंने एग्जांपल दिया, एमएस वर्ड हो गया, आपके मोबाइल का अगर एग्जांपल दें, व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, वो सारे का सारा कहाँ पे इंस्टॉल हुआ होता है, सेव पड़ा होता है आपकी फोन मेमोरी के अंदर। और डाटा क्या है, जैसे कि आपके पिक्चर्स पड़ी हैं, कोई वीडियोस पड़ी हैं, कोई MP3 फाइल्स पड़ी, ऑडियो फाइल पड़ी, कुछ भी पड़ा है, वो सारे का सारा हम उसको कह सकते हैं कि वो डाटा पड़ा है। अब होता क्या है, लेट्स से कि आपने इस पे कोई टच स्क्रीन पे टच किया, एमएस वर्ड की एप्लीकेशन पे डबल क्लिक किया, तो क्या होता है, जो बेसिक आप लोडिंग का प्रोसेस पढ़ते हो, इस एमएस वर्ड का जितना भी कोड है, यानी कि जाहिर है ये ऑब्जेक्ट कोड होगा, हम यहाँ इससे हम वो नहीं करते कि कौन सा कोड है। लेट्स से कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो एमएस वर्ड की लिखी हुई हैं, वो सारी की सारी उठ के जो है ना रैम में आ जाती हैं। रैम में आने के बाद सीपीयू, आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ पूरे कंप्यूटर में एक ऐसी जगह है जिसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, और वो है रैम। तो कोई भी प्रोग्राम आपने रन करना है, यानी कि सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देनी है कि उसकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करे, तो उसके लिए जरूरी है कि वो ऐसी जगह पे हो जहां सीपीयू उसको एक्सेस कर सके। और ये बात मैंने डेटाबेस का जब हमने बी ट्री पढ़ा था, तो मैंने डिटेल से बताई थी कि हमें रैम की क्यों जरूरत पेश आई थी। तो जैसे ही कोई भी प्रोग्राम रैम के अंदर आता है, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। एग्जीक्यूट करने से मुराद है कि उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी है, लेट्स से ये इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, बारी बारी वो सबको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, जो भी लिखा होगा वो काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, लेट्स से कि अब आपने जो है ना एमएस वर्ड ओपन किया हुआ है, उसमें से आपके पास पहले से कोई फाइल है, आपने वो ओपन करनी है। तो देखो, प्रोग्राम तो रैम में चाहिए होता है आपको, लेकिन अगर आपने कोई डाटा रीड करना है, कोई डाटा को अपडेट करना है, मैनिपुलेट करना है, वो अभी पड़ा है हार्ड डिस्क में, उसको भी उठा के आपको रैम के अंदर लेके आना पड़ेगा। लो जी, मैं डाटा फाइल डॉक्स फाइल को इधर ले आया। अब देखो, ये एमएस वर्ड का प्रोग्राम है, उसको अपनी किसी भी काम के लिए, मैनिपुलेशन के लिए इस डाटा की जरूरत है। तो हम चाहते हैं कि यार जो रैम के अंदर ये डाटा पड़ा है ना, उसको हम इस तरह किसी तरह मैनेज करें कि जब भी इस प्रोग्राम को चाहिए हो, वो उसको फौरी तौर पे अवेलेबल हो। लेट्स से कि कोई 10 लाख बंदों का रिकॉर्ड है, अगर वो कहता है कि मुझे जो है ना फलान बंदे का रिकॉर्ड चाहिए, कंट्रोल F लगाता है, ये जो भी करता है, तो मैं कह दूंगा विद इन सेकंड, ये लो जी आपके पास ये रिकॉर्ड पड़ा है, उसको वेट ना करवाना पड़े मुझे। अभी तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे होते हो, बेशक आप वेब ब्राउजर ओपन कर रहे हो, वहां पे कोई भी वेबसाइट आपको शो हो रही है, वो लोकली आपके रैम के अंदर स्टोर होती है, और उससे रिलेटेड काफी सारा डाटा पड़ा होता है। तो ये नहीं कि सिर्फ एक प्रोग्राम है और एक का डाटा, काफी सारे प्रोग्राम्स पड़े होते हैं, और उनसे रिलेटेड काफी सारी डाटा फाइल्स भी पड़ी होती हैं। तो हमारी जो मेन मोटिव है वो ये है कि जितना भी डाटा पड़ा है, उनको हमने ऐसे मैनिपुलेट करना है, ऐसे अरेंज करना है कि जब भी जरूरत हो वो हमें एफिशिएंटली अवेलेबल हो। और यही चीज डाटा स्ट्रक्चर्स है, कि जब भी कोई डाटा रैम के अंदर आ जाता है और कोई प्रोग्राम इसको डिमांड करता है, उस पर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना चाहता है, तो वो डाटा आपने उसको एफिशिएंटली प्रोवाइड करना है, और यही आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हो। लेकिन आपने जो डेफिनेशन में जो बातें बतानी है, वो ये सारी बतानी है कि क्या डिफरेंस है इसमें। डेटाबेस को भी आप ऐसे डिफाइन करते हो, क्या है डेटाबेस को कैसे डिफाइन करते हो? चलो हम डेटाबेस को भी देख लेते हैं इसके साथ ही, बताएं जी। Collection of logically related data, sir. ठीक है, और वो कहाँ पे होता है? Hard disk. वैसे तैयार शेयर। अच्छा, वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में हो सकता है, जो ज्यादातर आजकल चल रहा है, लेट्स से वो रिलेशनल डेटाबेस चल रहा है। यहाँ पे मैं सिंपल सा टेबल बना लेता हूँ हार्ड डिस्क के अंदर, लो जी ये पड़ा है। अब देखो, इसके अंदर आपने कोई भी मैनिपुलेशन करनी है, आप करते रहो, डाटा स्ट्रक्चर से इसका कोई रिलेशन नहीं है। वो कौन मैनेज कर रहा होगा, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कर रहे होंगे, उन्हीं के थ्रू कर रहे होंगे। अब इसी के साथ जो है ना डेटा वेयर हाउस की भी टर्म यूज होती है, वो भी आप देख लेते हैं। और इस थोड़ा सा आगे जाएं, एक बिग डाटा की भी यूज होती है। हाँ जी, इनको कौन डिफाइन करेगा, डाटा वेयर हाउस को और बिग डाटा को? सर डाटा वेयर हाउसेस वो होते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के डाटाबेसेस इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, उससे क्या फायदा होता है हमें? क्यों हम डाटा वेयर हाउस, इतना बड़े बड़े डाटा हम क्यों सेव कर रहे हैं? सर ये तो फॉर एग्जांपल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कोई ठीक है, मल्टी नेशनल किस्म की कंपनी है, उसके नीचे डिफरेंट कंपनीज हैं, तो वो लहदा कंपनीज का डेटाबेस जो होगा वो एक जगह पे जहाँ पे इकट्ठा हो रहा होगा, डाटा वेयर हाउस कह सकते हैं हम उसके। अच्छा देखो, जितनी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके डेटाबेस जो है ना वो काफी बड़े होते हैं। देखो, लेट्स से हम मोबिलिंक, टेलीनॉर या किसी कंपनी की एग्जांपल ले लेते हैं, एक दिन में पता नहीं कितने लाखों कस्टमर्स उनकी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, वो सारे का सारी ट्रांजैक्शन जो है ना उनके डेटाबेस में सेव हो रही होती हैं। तो उनका डेटाबेस जो है ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, काफी बड़ा होता है।
देखिए क्या उनमें से रोज जितना बड़ा डाटा है वो डेली का रोज यूज हो रहा है? नहीं, कुछ ऐसा पार्ट होता है डेटाबेस का जो डेली बेसिस पे यूज होता है, बाकी जो है ना वो डेली बेसिस पे यूज नहीं होता। तो इसको इसी तरह डेटा वेयरहाउस को ना दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं ऑपरेशनल डेटाबेस, यानी कि जो डेली बेसिस पे जिसकी जरूरत पड़ रही है, जो यूज हो रहा है, और एक को हम बोलते हैं लेगेसी डेटाबेस या ओल्ड डेटाबेस कह लो। अच्छा देखो, ऑपरेशनल डेटाबेस तो है ना वो अब डेली बेसिस पे यूज हो रहा है, उसको आप मैनिपुलेट भी डेली कर रहे हो, सारा कुछ ठीक कर रहा है। कुछ डेटा ऐसा होता है जो आपको डेली बेसिस पे नहीं चाहिए होता, जैसे मैंने कहा कि वो लेगेसी या ओल्ड डेटाबेस कह लो। उनको ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो इकट्ठा करती रहती है। और याद रखना, उनको कभी भी हार्ड डिस्क में इकट्ठा नहीं करती। जो आप रैड पढ़ते हो, क्या होती है रैड जी? बोलो। रैंडम एक्सेस के लिए इंडिपेंडेंट डिस्क। ठीक है, रिडंडेंट अरे आप इंडिपेंडेंट डिस्क मतलब काफी सारी डिस्क होंगी, उनमें वो कितना ह्यूज डाटा एक हार्ड डिस्क में तो नहीं आ सकता ना। और अगर आपने एक जगह रखा भी हुआ है, उनमें गलती के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, करप्शन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, किसी वजह से वो करप्ट हो जाता है तो सारा डाटा गया। तो रेड जो आप लोग पढ़ते हो यार, रेड हम क्या चीज होती है, वो ऑपरेशनल सॉरी लेगेसी डेटाबेस के लिए यूज होती है। किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है वो उसमें बहुत लेट्स से कि 10 साल का डाटा जो है टेलनार ने अपना संभाल के रखा हुआ है। अब वो 10 साल का डाटा डेली तो यूज नहीं कर रही, उनमें से तो सिर्फ ऐसा डाटा है जो थोड़ा सा जो डेली यूज होता है, उसको हमने कह दिया कि ऑपरेशनल डाटाबेस है। ये बाकी जो जितनी की मैं बात कर रहा हूँ इसको हम लेगेसी बोलेंगे। और ये किस पर्पज के लिए यूज होता है? एनालिसिस के लिए। क्या एनालाइज करना है जी? मैंने लेट्स से मैं देखना चाहता हूँ कि पिछले साल यार जब सर्दियां आई थी ना, तो लोगों में फलां पैकेज के यूज करने की शरह क्या थी। तो उसके लिए मुझे जो है ना डेटा वेयर हाउस में आना पड़ेगा। लेगेसी डेटा में 2022 की लेट्स से के अक्टूबर से लेके जनवरी तक जो है ना मुझे फाइल निकालनी पड़ेगी। उसमें मैं देखूंगा यार ये पैकेज था, उस वक्त कितने लोगों ने यूज किया है, क्या इनकी आउटपुट रही है, क्या बर्डन रहा है, कितना इसका रेट था, कितने लोगों ने अगर रेट मैंने बढ़ाया था तो कितने लोगों ने कम किया था उसको लगवाना, ये सारी चीजें। इस तरह की चीज होती है जो आप अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतरी के लिए, उसकी बिजनेस को ग्रो करने के लिए या कोई डिसीजन लेने के लिए यूज करते हो। ऐसी चीजों को हम कहते हैं कि वो एनालिसिस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। जी हमजा। डाटा माइनिंग होती है सर इसके ऊपर सारे एल्गोरिथम्स वगैरह और सारा कुछ। हाँ, ये बात आगे मैं बताने लगा था। अब देखो जो डेटा वेयर हाउस पे हमने एल्गोरिदम बनाने हैं, उसको हम बोलते हैं डेटा माइनिंग एल्गोरिदम्स। और जो आप पर्सनल डेटाबेस पे या ऑर्गेनाइजेशनल डेटाबेस पे आप एल्गोरिदम्स बनाते हो, वो जो है जो हम सारे पढ़ते हैं वो वाले हैं। लेकिन अगर आपने किसी वेयर हाउस पे कोई एल्गोरिदम उसके लिए डेवलप करना है ताकि उस पर मैनिपुलेशन करना आसान हो, तो उसको हम बोलते हैं डेटा माइनिंग। तो आजकल अब बड़ी टर्म चली हुई है डेटा माइनिंग, अक्सर इंटरव्यूज में पूछ भी ली जाती है क्या है जी डेटा माइनिंग क्या है, बिग डाटा क्या है, मशीन लर्निंग क्या है। ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं। लेकिन डाटा माइनिंग आपको पता होना चाहिए कि ये आम डेटाबेस के लिए नहीं होती। बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ में डाटा हो, उनमें से आपने कोई पैटर्न एक्सट्रैक्ट करना हो, जैसे अभी एक पैटर्न की मैंने एग्जांपल दी थी, तो यूजफुल इनसाइट्स आपने गेट करनी हो, उसके लिए जो है ना फिर डाटा माइनिंग का कंसेप्ट यूज होता है। अच्छा, इसी के साथ एक टर्म है बिग डाटा। वो क्या है जी, कौन बताएगा? बोलो। सर वो जो डाटा पड़ा हुआ डाटा वेयर हाउसेस में उसको बिग डाटा बोलेंगे? नहीं, देखो अभी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा था मैं, सिर्फ टेलनार की एग्जांपल दे रहा था। लेट्स से दुनिया में जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, उनका सारे का सारा डाटा रोज लाखों करोड़ों उनके सार्फिन है, रोज डाटा आ रहा है। इसी तरह कोई और बैंकिंग से ले लो, वो भी डाटा आ रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट से आ रहा है, मुख्तलिफ वेबसाइट से आ रहा है। वो देखो कितना ज्यादा डाटा इकट्ठा हो रहा है एज अ होल। तो इसको हम बोल देते हैं कि बिग डाटा है, कि डेली बेसिस पे जब से इंटरनेट इवॉल्व हुआ है, बहुत ज्यादा डाटा जो है ना कि कहीं पे जहां पे भी सेव करना हो आपने, किसी भी पर्पज के लिए कर रहे हो, बहुत ज्यादा तादाद में आ रहा है। उसको हम कह देते हैं बिग डाटा। और इन पे मैनिपुलेशन की जो है ना अलग से हमारे पास एल्गोरिथम्स वगैरह हैं, वो एक बड़ी गेम है। जब हम कभी एडवांस लेवल में गए तो इंशाल्लाह देखेंगे। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि डाटा स्ट्रक्चर में और डाटाबेस में क्या डिफरेंस है, इसलिए मैंने डाटाबेस से रिलेटेड टर्म्स भी बता दी हैं कि इन चीजों के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। डाटा स्ट्रक्चर और चीज है और डाटाबेस और चीज है। चलो जी हम आगे चलते हैं। ये सारी चीजें हो गई हैं सर वेयर और जी। बिग डेटा का डिफरेंस होगा फिर? जी सर डेटा वेयर और बिग डेटा में भी क्या डिफरेंस होगा? मैंने बताया कि अगर आप कोई एक दो चंद ऑर्गेनाइजेशन के डाटा की बात कर रही हैं, या सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की डाटा की बात कर रही हैं जो उन्होंने अपना हिस्टोरिकल डाटा संभाल के रखा हुआ है, हिस्टोरिकल डाटा आपने इसमें लाजमी शामिल करना है वेयर हाउस में। और हो सकता है कि एक से दो चार बस इससे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन उसमें नहीं होंगी, और वो भी इंटर रिलेटेड होंगी। जो बिग डाटा मैंने बताया कि पूरी दुनिया से जो इंटरनेट के थ्रू आपके पास डाटा आ रहा है, उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन की, कोई जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की, कोई किसी की कोई कैद नहीं है। वो टोटल एज अ होल जो भी डाटा है आपके पास।
अच्छा देखें जी, टाइप्स डाटा स्ट्रक्चर की, एक तो आप लोग पढ़ते हो लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स, वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उससे पहले एक चीज कंसेप्ट आपको समझना है। इस वक्त जो है ना हमारे पास कंप्यूटर साइंस की पूरी वर्ल्ड में कह लो सिर्फ दो टाइप्स हैं डेटाबेस की जो एक्चुअल एग्जिस्ट करती हैं। उनमें से एक है फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर, ऐसे डाटा स्ट्रक्चर जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरा हमारे पास है लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर। पता नहीं मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, ठीक है। अब फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो हैं, एक अरेज के नाम से और एक लिंक लिस्ट के नाम से। अब इससे मुराद क्या है जी, बाकी हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है जी, अभी देख लो। यानी कि कोई भी डाटा आपने अपने रैम के अंदर या किसी भी स्टोरेज में सेव करवाना है, वो इन सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्म में हो सकता है। या वो अरेज की फॉर्म में होगा, अरेज क्या होता है, सिक्वेंशियल डाटा होगा, सेम टाइप को होगा, एक के बाद एक वैल्यूज आती रहेंगी। कल हमने इसलिए अरेज को शुरू में देख लिया ताकि बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम। और लिंक लिस्ट में क्या होता है, कोई डाटा पड़ा है उसके पास एक पॉइंटर होगा, बेशक वो फिजिकली कह लो कि सिक्वेंशियल नहीं होगा, लेकिन लॉजिकली सिक्वेंशियल फिर भी होगा, कि वो पॉइंट कर रहा होगा कि मुझसे आगे डाटा यहाँ पे पड़ा होगा। इसी तरह ये वाला डाटा आगे पॉइंट कर रहा होगा कि मुझसे आगे वाला डाटा यहाँ पड़ा होगा। अब इस पे क्या है, जितने भी ये आपके डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, जिसकी मैं अभी दो की बात कर रहा हूँ, फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर, आपने कोई भी डाटा स्टोर करवाना है वो सिर्फ और सिर्फ इन दो तरीकों से आप करवा सकते हैं। या तो जैसे आप एग्जांपल ले लो, सर स्टैक भी है, क्यूज भी हैं, ट्रीज भी हैं, ग्राफ्स भी हैं, वो सारा कुछ है, लेकिन आप उनकी इंप्लीमेंटेशन देखो। जो भी इन दो डेटाबेस स्ट्रक्चर्स के अलावा कोई भी डाटा स्ट्रक्चर्स का नाम ले दो, वो इन्हीं दो तरीकों से इंप्लीमेंट होंगे, इनके अलावा नहीं हो सकते, क्योंकि एक्चुअल जो डाटा की रिप्रेजेंटेशन है आपके रैम के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ दो तरीकों से पॉसिबल है, या तो वो सिक्वेंशियल, या दूसरी आप कह लो कि लॉजिकली सिक्वेंशियल, यानी कि अरेज की फॉर्म में या लिंक लिस्ट की फॉर्म में। इसके अलावा तीसरी रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं है। बाकी जितने भी डाटा स्ट्रक्चर हैं वो बेशक होंगे, वो सारे के सारे लॉजिकल है, यानी कि समझने की हद तक है, इंप्लीमेंटेशन उनकी इन्हीं दो डेटाबेसेस के थ्रू होगी। तो याद रखना कि फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर क्या है, जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की, वो हम उसको कह रहे हैं कि वो दो तरह से पॉसिबल है, और इनको हमने कह दिया कि वो फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर है, यानी कि अरेज या लिंक लिस्ट। अच्छा देखो, डायनामिक रे है सर, जो भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अरेज है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, एक्चुअली मेंट फॉर स्टोरिंग द डाटा, जिसमें डाटा एक्चुअली स्टोर होता है, किस फॉर्म में होता है, या अरेज की फॉर्म में या लिंक लिस्ट की फॉर्म में। दूसरा लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर देखो, देखो जी हमने ये जितने आपको नजर आ रहे हैं, स्टैक्स हैं, क्यूज हैं, ट्रीज हैं, ग्राफ्स हैं और हैश हैं, हैश टेबल्स हैं। ये क्या है कि ये अपने मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स में, मुख्तलिफ हमारे पास कह लो कि एप्लीकेशंस में ये चीजें यूज होती हैं। जैसे कि आप कह लो कि सर हैश टेबल है, इस वक्त दुनिया में जितना भी फास्ट सर्चिंग टेक्निक जो यूज हो रही है, जैसे गूगल सर्च इंजन यूज कर रहे हैं, वो हैश टेबल्स को कर रहे हैं। सर वो तो वो कर रहे हैं, आप तो कह रहे हो कि अरेज और लिंक लिस्ट में होता है। तो बेशक जब भी आप देखोगे हैश टेबल को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, अरेज के थ्रू किया जाएगा या लिंक लिस्ट के थ्रू किया जाएगा। जैसे प्रोबिंग में होता है, चेन प्रोबिंग कह लो, एक डाटा है उसके आगे पूरी चेन बनी हुई है लिंक लिस्ट की। जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ग्राफ्स को उठा लो, ग्राफ आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अरेज के थ्रू करोगे। ट्रीज देख लो, ट्रीज क्या होती है, टू डायमेंशनल या सिंगल डायमेंशनल अरेज होगी। क्यूज और स्टैक में तो आप जब से पढ़ना स्टार्ट किए बाकायदा उन्होंने लिखा होता है ए स्टैक अरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक या लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। और इसी तरह क्यूज के बारे में लिखा जाता है अरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यूज या लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यूज। वो आप लोगों ने सबने पढ़ी है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक मैंने बताई है कि एक्चुअल डाटा स्ट्रक्चर ही आपके पास दो हैं, सिर्फ और सिर्फ अरे और लिंक लिस्ट। बाकी जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो उन फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज करके खुद को इंप्लीमेंट करवाते हैं। जैसे अभी मैंने स्टैक और क्यू की एग्जांपल दी। बाकी जितने ट्रीज वगैरह हैं वो भी इसी तरह इन्हीं डाटा लॉजिकल डाटा फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके बने हैं, या आप कह लो कि इंप्लीमेंट होते हैं। तो आगे एक जो दूसरी ब्रॉड कैटेगरी है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी कि कितने टाइप्स के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। हाँ जी, क्या होते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, बताओ। लीनियर ऐसे डाटा स्ट्रक्चर जिनके यानी कि इनिशियल पॉइंट्स हम सीक्वेंशियल एक्सेस कर सकते हैं, उसको रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट है, उसको पता होगा कि मुझसे आगे वाला एलिमेंट कौन सा है, या आप कह लोगे अगर आपने ट्रैवर्स करना है तो एक जगह से शुरू हो गए तो पूरे उस डाटा स्ट्रक्चर को आप ट्रैवर्स कर सकते हो, अगर आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया तो बीच में कोई भी कहीं पे निकलने के चांसेस नहीं है। तो उसके हमारे पास देख लो स्टैक्स की एग्जांपल है और क्यूज इसके एग्जांपल। नॉन लीनियर क्या है आपके पास, जिसमें डाटा मुख्तलिफ लेवल्स पे होता है। रेडिकल दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो कि लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, एक इस लेवल पे, दूसरा लेवल ये हो सकता है, तीसरा अगेन इस लेवल पे हो सकता है, चौथा इस लेवल पे हो सकता है।
उनको मैनेज कैसे करना है वो हम जब देखेंगे तो पता लगेगा। इसमें लिनियरिटी का कंसेप्ट नहीं है। इसी तरह जो हमारे पास एक टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर भी है जो टेबल की फॉर्म में बनाया जाता है, उसको हैश टेबल कहते हैं, और इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो उसको भी देखेंगे कि कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो ठीक है जी, लीनियर और नॉन लीनियर में कोई किसी को मसला तो नहीं है, क्योंकि ये आप लोग बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हो। जी सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैंने अलग से लिख भी दी है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैंने इसको थोड़ा सा वो कह लो कि रंग रोगन नहीं किया, लेकिन मैं इसको इंशाल्लाह इसको एडिट करके अपलोड कर दूंगा जब भी मुझे टाइम मिला, तो आप लोगों को सारा उसमें समझा जाएगा। तो यही बात इसमें लिखी हुई है कि लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर्स आर इंप्लीमेंटेड वाया फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर। ये बात मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है। अच्छा, जो आपका मेन आज का चीज पढ़ने वाली है वो है एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं कि डाटा टाइप क्या होती है। हाँ जी, कौन बताएगा डाटा टाइप क्या है? क्या है जी डाटा टाइप? डाटा टाइप का नहीं पता? फॉर्म ऑफ डाटा। डेटा टाइप है set of values and set of operations. अच्छा, चलिए एक तो आपने ठीक बताया, सेट ऑफ ऑपरेशंस का। देखो डाटा टाइप क्या है आप देखना। उससे पहले हम देखेंगे इन ये दो चीजों पे मुश्तमिल होती है, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और एक उस डाटा पे ऑपरेशन कौन कौन से किए जा सकते हैं। अभी मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। लेट्स से कि आप लिखती हो कि इंट एक्स। अब क्या होता है कि इसकी बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि रैम के अंदर जो है ना एक जगह बन जाएगी एक्स नाम की, और लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे कंप्यूटर में वो 2 बाइट लेगा, यानी कि 16 बिट, तो मैं 16 बिट बनाऊँ। इस तरह करके जो है ना मेरे रैम के अंदर एक एक्स नाम की जगह एलोकेट हो जाएगी। इसमें से जो फर्स्ट बिट है इसको हम साइन बिट बोलते हैं, ये साइन के लिए यूज होती है। बाकी 15 बिट्स में मैं जो है ना कोई भी डाटा रखवा सकता हूँ। तो ये जो है ना एक इंटीजर डेट टाइप के डाटा की रिप्रेजेंटेशन है कि रैम में एक्चुअली इंटीजर कैसा नजर आता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दी कि एक्चुअली डाटा जब भी आप ये चीज लिखते हो तो रैम में एक्चुअली कैसे आपको वो चीज नजर आती है। इस तरह करके आपकी 16 बिट रिजर्व हो जाती हैं, उसमें आप कोई भी वैल्यू रखवाओगे वो बाइनरी फॉर्म में रखी जाएगी, जिसमें से पहली बिट जो मैंने बताई है वो साइन बिट के लिए होती है, और बाकी 15 बिट्स में आप कोई भी डाटा रखवा सकते हो। दूसरी चीज आपने पढ़ी कि किसी भी डाटा टाइप में दूसरी चीज होती है ऑपरेशंस। अब देखो हर डाटा टाइप में कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऑपरेशंस जो है ना डिफाइन होते हैं। लेट्स हम इंटीजर की टाइप एग्जांपल ले रहे हैं, तो आपको पता है कि आप दो इंटीजर्स को प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसका मॉडुलस ले सकते हो, इंक्रीमेंट कर सकते हो और डिक्रीमेंट कर सकते हो। ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो इंटीजर टाइप के डेटाबेस पे हो सकते हैं। तो यही दो चीजें मिलकर किसी चीज की डाटा टाइप बनाती हैं। एक कोई डाटा है उसको अपने रैम में रिप्रेजेंट कैसे करना है, और उस डाटा पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। ये दोनों चीजें मिलकर कलेक्टिवली एक डाटा टाइप को जन्म देती है। इसकी एग्जांपल देखो, अभी ये जो मैंने एग्जांपल दी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की थी। प्राइमरी डाटा टाइप आप बोल सकते हो, जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करती है, आपको खुद से बनाना नहीं पड़ता। अच्छा, लेट्स से जो अभी हमने ऊप का सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें हम क्या करते थे, क्लास बनाते थे। कोई क्लास का नाम दिया, लेट्स से मैंने स्टूडेंट दे दिया, और हम पूरे क्लास डिजाइन कर लेते थे। ये भी आप एक डाटा टाइप बना रहे होते थे, और उस वक्त भी मैंने कहा था कि हाँ ये डाटा टाइप ही होती है, लेकिन बस फर्क ये है कि यूजर डिफाइंड होती है। और इसमें आप क्या करते थे, देखो कुछ डाटा मेंबर्स बनाते थे। लेट्स से मैं कह रहा था कि इंट रोल नंबर, और फिर आप कुछ फंक्शंस बनाते थे, सेट रोल नंबर, शो रोल नंबर, इस तरह के जितने भी हम बनाते आए हैं। तो देखो आप क्या कर रहे हो, एक बता रहे हो कि जो मैं ये चीज बना रहा हूँ स्टूडेंट टाइप की डाटा टाइप बना रहा हूँ, इसमें क्या क्या चीजें होगी। एक इंटीजर टाइप का रोल नंबर होगा, यानी कि रैम में जब भी इसको ऑब्जेक्ट बनेगा तो एक इंटीजर टाइप का आर नाम का एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और वो 2 बाइट की होगी, जैसे बिल्कुल मैंने अभी पहले बताई। और दूसरा आप बता रहे हो कि इसमें मैं एक्शन कौन कौन से परफॉर्म कर सकता हूँ। देखो जी, सेट रोल नंबर में कर सकता हूँ कि इसमें जो ये आ रहा है इसकी वैल्यू को सेट किया जा सकता है, तो शो किया जा सकता है इसको। और इसके बाद जो हमने मजीद चीजें पढ़ी थी, ऑपरेटर ओवरलोड। आप बताते थे कि जैसे स्टूडेंट 1 प्लस स्टूडेंट 2 लिखा जाएगा तो इससे मुराद क्या होगा। देखो बाय डिफॉल्ट ये कोई ऑपरेशन नहीं था, आपने खुद से कंपाइलर को बताया था कि यार अगर ऐसे किया जाएगा तो ये हो जाएगा। तो देखो आप रिप्रेजेंटेशन भी बता रहे हो और साथ ये भी बता रहे हो कि उस पर एक्शन कौन कौन से परफॉर्म किए जा सकते हैं और कैसे किए जा सकते हैं।
तो ये दोनों चीजें मैंने बताया कि मिलकर डाटा टाइप बनाती हैं, तो बिल्कुल बनाती हैं जी। पहले वाले की एग्जांपल जो मैंने दी थी वो प्रिमिटिव डाटा टाइप की थी, और जो अभी मैंने दी है वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स की है। डाटा टाइप जो भी हो उस पर हमेशा दो ही चीजें होंगी कि आपने इसको मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे करवाना है, और उस पर एक्शंस कौन कौन से, ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म किए जा सकते हैं। ये डाटा टाइप होगी। अब एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप देखोगे क्या होती है। देखिए जी, एब्स्ट्रैक्ट का मैंने उस वक्त भी बताया था, टीवी रिमोट की एग्जांपल दी थी जब हम एब्स्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, और एक्चुअली ये कंसेप्ट आया भी वहीं से है कि आपने इंटरनल डिटेल्स को छुपाना है। इससे क्या हम रहा था जी, इंटरनल डिटेल्स से छुपाना है। देखो जी, मैं कहता हूं कि मैंने एक अरे की एक क्लास बनाई हुई है। जब भी आप अरे का नाम लिख के कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एक अरे बन जाएगी, जितना आप साइज दोगे साइज कुछ हो सकता है, और उस पर आप ये एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, ऐड एलिमेंट, डिलीट एलिमेंट, या कुछ सर्च आपने करना है, सर्च कर सकते हो। 3 मैंने उसको बता दिए जी। अब मैंने उस बंदे को बता दिया, उसको ये भी बता दिया कि जब आपने कोई एलिमेंट करना है तो आप ऐड के फंक्शन को कॉल करोगे और कोई वैल्यू दे दोगे, लेट्स से 5, तो ये एलिमेंट जो है ना अरे के लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा। इस तरह आपने कोई डिलीट करना है तो डिलीट दोगे और इंडेक्स दोगे, लेट्स से मैं दे रहा हूँ 3, तो 3 इंडेक्स से वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी। इस तरह मैंने कहा कि सर्च आप कोई भी की मुझे दोगे, आप कहते हो कि लेट्स से 43 सर्च करके दो, तो अगर तो इस अरे में एग्जिस्ट करती हुई की वैल्यू तो उसका इंडेक्स जो है रिटर्न कर दिया जाएगा, अदरवाइज जो है नल रिटर्न कर दिया जाएगा। तो मैंने उसको ये चीजें बता दी। क्या आप उस बंदे को जिसको मैंने ये बताई है उसको ये पूछने की जरूरत है या डिटेल में जाने की जरूरत है यार ऐड फंक्शन कैसे काम कर रहा है, डिलीट फंक्शन कैसे काम कर रहा है, सर्च फंक्शन कैसे काम कर रहा है? नहीं, उसको जब एक चीज पता चल गई कि यार ये काम ऐसे होगा नो तो सर। करो। नेट से मैं एग्जांपल देता हूँ, आप फाइंड का फंक्शन यूज करते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जब भी आपने कोई चीज फाइंड करनी हो कंट्रोल एफ लगाया, कोई चीज सर्च करके इंटर कर दिया, वो चीज आपको मिल गई, आपका काम चल रहा है। कभी आप इस डिटेल में गए हो कि यार मैं जाके देखूंगी ये कंट्रोल एफ का फंक्शन उसने कैसे किया हुआ है, या ये रीडू और अनडू का फंक्शन उसने कैसे किया हुआ है? नहीं। तो जैसे उन्होंने आपको आपसे डिटेल छुपाई हुई है, बस आपको बताया हुआ है कि ये फलां चीज है, इस तरह आप इसमें पैरामीटर्स देके ये चीज करोगे आपको काम हो जाएगा। तो इसमें हम कहते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है, कि एब्स्ट्रैक्शन सर की हमारे तरफ जा रहा है कि बिल्ट इन आपने फंक्शंस भी ऐसे ही हैं। बिल्कुल सर हमारे बिल्ट इन फंक्शन में आप ये भी आगे मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करें। तो अगर आपने किसी भी ऑपरेशंस की, किसी भी एक्शंस की इंटरनल डिटेल्स यूजर से या किसी भी बंदे से छुपाई हुई है तो हम कहते हैं कि ये चीज एब्स्ट्रैक्ट हो गई है। और ये बेसिकली कंसेप्ट निकलता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और ये बात मैंने उस वक्त भी बताई थी, जब भी आप कोई एक क्लास, एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाते हो वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होती है। यानी आपको, आप सिर्फ यूजर को ये बताओगे कि ये मेरे स्टूडेंट की क्लास है, आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, सेट डाटा करो, शो डाटा करो, बस पैरामीटर दो। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है अंदर के कैसे मैंने काम किया हुआ है, क्या मैंने पब्लिक रखा हुआ, क्या प्राइवेट रखा हुआ है, नहीं। बस आप उसको ये बता देते हो ये क्लास, इस पे ये 2 एक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं। लेफ्ट से मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे सी प्लस प्लस वाले ने बता दिया कि आप ऊपर लिखोगे iostream.h और उसके बाद आप सी आउट सीन फंक्शन को कॉल करो। क्या मुझे अब जाने की जरूरत है यार मैं देखूं सी आउट एक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है? नहीं भाई, मेरा जो काम है कि सिर्फ मैंने स्क्रीन पे कोई चीज प्रिंट करवानी है, मैं सी आउट फंक्शन को कॉल करता हूँ, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है। यूजर से मैंने कोई वैल्यू गेट करनी है, मैं सीन फंक्शन को कॉल करता हूँ, यूजर से वैल्यू गेट हो जाती है, मेरा काम चला हुआ है। मुझे क्या जरूरत है कि जाके मैं देखूं क्या डिटेल्स चली हुई। तो यही चीज है, सी प्लस प्लस वालों ने ये चीजें हमसे एब्स्ट्रैक्शन की हुई हैं, हमें नहीं बताया हुआ। तो इसी चीज को एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं कि जब आप यूजर से इंटरनल डिटेल्स को छुपा लेते हो। और ये मैंने नीचे दूसरा पॉइंट लिख भी दिया है कि ये चीज जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट था, वहीं से ये चीज जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आती गई है। ये एब्स्ट्रैक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्यों पढ़ रहे हैं, आपको आगे जब नेक्स्ट क्लासेस में चलेंगे आपको समझ आएगी कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप कितनी इंपॉर्टेंट है। अब इसके एग्जांपल देख लो जी। लिस्ट को मैंने कहा है कि एज अ एडीटी इसके एग्जांपल देखते हैं। अभी ये लिंक लिस्ट नहीं है, सिर्फ लिस्ट को एक मैं बना रहा हूँ और उसको एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप बनाऊंगा। देखिए जी, जैसे हमने पढ़ा था पहले, तो डाटा टाइप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, 2 चीजें, उसकी रिप्रेजेंटेशन और उस पर एक्शन कौन कौन से परफॉर्म हो सकते हैं। तो लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन जो मैंने बनाई है ना जी, मैं कहता हूँ कि नंबर रेंज ऑफ वैल्यूज कह लो, या कह लो कि एक सीक्वेंशियल वे में वैल्यूज लाई हुई हैं। लेट्स से मैं कह देता हूँ जैसे 5 है, 8 है, 7 है, 6 है, 3 है या 4 है। ये मेरी लिस्ट है जी। ठीक है जी, रिप्रेजेंट हो गया, मुझे पता चल गया कि इस तरह जो है ना कोई लिस्ट रिप्रेजेंट होती होगी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें देखो क्या क्या चीजें मुझे अब जब भी रिप्रेजेंट करूंगा क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी कि यार मेरी लिंक लिस्ट एक हार्ड डिस्क में, एक रैम में कितनी स्पेस लेगी। और ये चीजें आप जब भी कोई भी डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते हो, एल्गोरिथम्स पढ़ते हो, स्पेस को लाजमी काउंट करते हो। हम आगे देखेंगे क्या चीज है। दूसरी चीज कैपेसिटी की है, क्या जो मैं लिस्ट बना रहा हूँ इसका साइज क्या होगा।
या इसको मैक्सिमम साइज कह लो कि मैक्सिमम साइज क्या होगा। लेट्स से मैं अलाउ करता हूँ कि जो भी मेरे इस डाटा टाइप को यूज करेगा वो ज्यादा से ज्यादा 100 एलिमेंट्स की अरे बना सकता है, तो लिस्ट बना सकता है। तो 100 जो है ना मैंने कैपेसिटी लगा दी। अच्छा, दूसरा साइज है। अब जरूरी तो नहीं हर बंदा 100 की बनाएगा। लेट्स से किसी ने 50 की बनाई हुई है तो 50 उसका करंट साइज होगा। तो ये तीन चीजें जो है ना मैंने इम्पोज की हैं कि एक तो रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दी कि इस तरह लिस्ट कह लो कि सीक्वेंशियल नंबर्स होंगे, उसको मैंने कह दिया कि लिस्ट है। दूसरी चीज मैंने बता दी कि अगर आपने मेरी डाटा टाइप को यूज करना है जो मैं बना रहा हूँ उसकी 100 कैपेसिटी है कि ज्यादा से ज्यादा आप उसमें एक दफा में 100 वैल्यूज रख सकते हैं। और साइज ये होगा कि कोई भी मैं साइज के फंक्शन को कॉल करूंगा, इस एट्रीब्यूट को कॉल करूंगा, ये मुझे पता चलाना है कि इस वक्त एक मेरी लिस्ट में कितने नंबर एलिमेंट्स मौजूद है, मुझे साइज के एट्रीब्यूट से पता चल जाएगा। तो वही बात है जी, कोई भी डाटा टाइप आप बनाओगे तो सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीकों से उसकी रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। बाकी सारे डाटा स्ट्रक्चर भी यही करते हैं। तो जो मैं बना रहा हूँ वो भी इसी तरीके से होगा, या तो मैं अरेज के थ्रू कर सकूंगा या लिंक लिस्ट के थ्रू कर सकूंगा। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार मैं अरे के थ्रू करना चाहता हूँ, ठीक है जी कर लो। लो जी मैंने 100 एलिमेंट्स की अरे बना दी, इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर दिए, 1 2 3 4 एडेट से, और जितनी वैल्यू थी मैंने रखवाना शुरू कर दी। तो मुझे पता चल गया कि हाँ यार ये तो बिल्कुल आसान सा काम है, अरेज के थ्रू मैं करवा सकता हूँ। इसी तरह मैं लिंक लिस्ट में भी करवा सकता हूँ, वो आप सिर्फ एक नोड बनाओगे और नेक्स्ट पॉइंटर डाल दो, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब मैं इस पे कुछ एक्शन परफॉर्म करने लगा हूँ, ऐड, रिमूव और सर्च के लिए 3 मैंने एग्जांपल ली। अब जब मैं डिजाइन करूंगा मैं तो बताऊंगा ना, मैं खुद अपने आप को, या जब मैं डिजाइन करने लगूंगा मुझे तो पता होगा ना क्या चीज बना रहा हूँ। सिर्फ 1 मिनट में इसको अरेज कर लूँ। अगर आप ये समझ नहीं भी आ रहा तो जब आप आगे एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिए ताकि आपको पता चल सके कि कैसे बनाई जाती है। तो मैं कह रहा हूँ कि पहला इस पे एक्शन परफॉर्म होगा ऐड का। तो यूजर को ये एलिमेंट देगा ऐड, और मैं क्या करूंगा, जो मेरी अरे होगी उसको जो लास्ट ये कह लो कि फर्स्ट एम्प्टी या 0 एलिमेंट वाला एलिमेंट होगा उसमें इस एक्स को स्टोर करवा दूंगा। कैसे करवाएंगे अभी हमारा सरोकार नहीं है, नाम कोड की तरफ जाते हैं, लेकिन मैंने अपने इंप्लीमेंटेशन ऐसे की हुई है लिस्ट की। दूसरा रिमूव का है। रिमूव की इंप्लीमेंटेशन मैंने ऐसे की हुई है कि रिमूव के फंक्शन में एक इंडेक्स जो है ना वो भेजा जाएगा, और उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी मेरी लिस्ट में से वो वैल्यू रिमूव करके वहां पे 0 या नल लिखवा दी जाएगा। लेट्स से ये था, इसको रिमूव कर दिया गया। और तीसरा सर्च का है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, मैंने 2-3 ही लिए हैं। तो पूरी लिस्ट में मेरे पास सर्च के एक्शन को सॉरी फंक्शन को कॉल करके एक वैल्यू दी जाएगी, लेट्स से 7। मैं पूरे की पूरी लिस्ट को सर्च करूंगा और देखूंगा कि 7 अगर इसमें है या नहीं, अगर है तो किस इंडेक्स पे पड़ा है, वो इंडेक्स जो है मैं रिटर्न कर दूं। ठीक है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सारी चीजें ऐसी होती हैं। आप जितने भी डाटा टाइप में देखोगे ये 3 एक्शंस तो सब में होते हैं। ऐड कर सकते हो उसमें से, आप रिमूव कर सकते हो या सर्च कर सकते हो। तो मैंने भी अपनी तरफ से एक लिस्ट बनाई थी डाटा टाइप नहीं, और उसमें मैंने बताया कि अगर मैं बनाना चाहूंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा। आप इसको बना के भी देख सकते हो, कोई इतना बड़ा काम नहीं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की मैंने एग्जांपल दी। ठीक है जी, आज के लिए हम इतना ही करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था क्लास शुरू होने से पहले कि मैंने थोड़ा सा जाना ही है। अच्छा, ये आप लोगों की असाइनमेंट्स है आज के लिए। शुरू करने से पहले आप इस चीज को समझोगे कि टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है। अगर तो आप लोगों से हो जाती है तो फिर तो है ठीक, वरना कल मुझे याद दिलाना, मैं पहले इसको बताऊंगा कि टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है। बेशक आपको इसके समझने की मतलब ये कह लो कि याद रखने की जरूरत नहीं है। जब जब भी आपसे पूछा जाएगा सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा कि फलां टेक्निक्स की या फलां चीज की क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी है या क्या स्पेस कम्प्लेक्सिटी है। लेकिन अगर आपने टाइम समझना है तो आप कॉम्प्लेक्सिटी मुझे बताओ सर पोलिनोमियल टाइम में और पोलिनोमियल स्पेस के अंदर क्या होता है। ये सिर्फ पॉलिनोमियल टाइम होता है। नहीं सर, वैसे बेसिक बता रहा हूँ। अभी वो असाइनमेंट बनाऊंगा तो मजीद भी करूंगा, लेकिन वो तो अच्छा पोलिनोमियल टाइम या नॉन पोलिनोमियल टाइम देखना पड़ेगा इसको। चलो, अच्छा देख लेना। ये एक्सपोनेंशियल चीज वो टाइम आप में करके आना जी। यानी कि इसका हम दो मेन केसेस देखते हैं, वर्स्ट केसेस, ऑप्टिमल। वो तो असाइनमेंट बनाऊंगा तो उसके अंदर बता दूं। ठीक है, वो बिग और नोटेशन है जिसमें आप सारी चीजें देखते हो। तो उसमें आप जब भी आपसे पूछा जाएगा, आपसे कम्प्लेक्सिटी पूछी जाएगी, आप उस नोटेशन में ना जाना। ये सर खपाने वाली बात है जब एक चीज आपसे पूछी नहीं जाती। तो आज के लेक्चर में जी किसी को कोई इशू है, डाटा स्ट्रक्चर क्या है, उसकी टाइप्स में कोई लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर, फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर और एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, ये 3 चीजें आज हमने पढ़ी हैं। इसमें से किसी को कोई भी इशू है मुझे बता दें, मैं थोड़ा सा रिवाइज दोबारा कर देता हूँ, वरना फिर मैंने निकलना है। आज मुझे थोड़ा सा काम जाना है, कल इंशाल्लाह फिर अगर नाम मिलेंगे। इनमें देख लो जी किसी को इशू है तो।
अच्छा सर, कल का नो टेस्ट सर थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है सर? जी संडे क्या कह तक रहे हैं? कर लें टेस्ट सर जी जी, जी डेटाबेस का टेस्ट संडे हाँ तक हाँ एक्सटेंड कर लें। यार क्यों, क्या उसका इशू है? एक दो दिन में तीन टाइम नहीं मिला नहीं सर सर, मैंने बिल्कुल। कल घंटे के अंदर तैयारी करके कल दिया है सर मैंने, आसान था। अच्छा, यार क्यों नहीं कर रहे आप लोग जिन्होंने पढ़ा हुआ है डेटाबेस का सब्जेक्ट, क्यों नहीं अटेम्प्ट कर रहे? वजह क्या है? डेटाबेस समझ नहीं आया, मुश्किल है, या टेस्ट मुश्किल है, क्या चक्कर क्या है? थारोली तैयार कर लें सर, पूरा जबरदस्त करके। यार थारोली तैयार कैसे करोगे? अपने आप को एवेलुएट तो करो कम से कम। चलें नहीं फिर सर, आराम करते से मैंने एक 1.5 घंटा लगाया, 1.5 घंटे के अंदर मैंने 7 स्लाइडें पढ़ ली हैं उसकी और मैंने कर लिया अटेम्प्ट, इजी था। हाँ और क्या है, बाकियों को टाइम ठीक लगता है है। यार, इस तरह ना करो, अपने आप को एवेलुएट तो करो ना कम से कम। चलो यार, बगैर रिवीजन के देखो जी कितने नंबर आते हैं आपके। सर क्विज देंगे, थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दें, कल तो वैसे भी 5 बजे हमने ट्रेनिंग से फ्री होना है। अच्छा, कल आपकी ट्रेनिंग है? आज भी थी, कल भी है। सर मेरी भी है, सर मेरी भी है सीनियर एपीओ की। मैं आज पहला दिन, कल भी है और आज मैं कर रहा हूँ। मैंने तो रात को कर दिया टेस्ट अपना, इसीलिए कि आज 2 दिन हाँ सबमिट नहीं चलो, कर अच्छा पाया। मैं एक्सटेंड कर 2 दिन देता हूँ, एक्स्ट्रा संडे दे तक दें सर। एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे आप लोग कहते हो संडे तक एक्सटेंड कर लेते हैं उसको। ठीक है सर, ठीक है, ठीक थैंक यू। है। ठीक है सर, अल्लाह अच्छा, हाफिज। कल हमने रिकर्जन स्टार्ट करनी है। मैं पहले बता दूं, कल जो है ना छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर और खासतौर पे ठीक एल्गोरिदम्स है ऐसे सर। हैं जो रिकर्जन का यूज करते हैं। तो कल वाला जी लेक्चर सर, जिसमें रिकर्जन बंदे थोड़ा ने टफ मिस कर दिया सब्जेक्ट ना, है। हाँ रिकर्जन बहुत कंसेप्चुअल वो है, तो उस चीज को लाजमी समझना है कि रिकर्जन कैसे वर्क करती है। तो कल वाला जो है ना बिल्कुल भी किसी ने मिस नहीं करना, वरना फिर उसको एल्गोरिदम्स में बस पूरी पूरी समझ आएगी। ठीक है। और आज जी के लिए यार सर। फिर से माजरत यार, मेरा थोड़ा सा मुझे इशू है, आज मुझे कहीं जाना है, वरना मेरा दिल तो बिल्कुल कोई बात नहीं बिल्कुल भी सर। नहीं था, लेकिन थोड़ी मजबूरी। सर आप इजी तो होके जाएं, कोई मसला नहीं है।